अच्छा बच्चों, हमारा थोड़ा सा काम रह गया था, वो करके फिर आगे चलते हैं। नहीं तो मेरे पास नहीं नहीं, इस पे कर दो। मेरे पास प्रिंट आउट है। चलो कर दो ना। इसी को करना हाँ हाँ, इसी पे या नोटबुक पे बस कर दो। है। अली भाई ग्रुप में लिंक भेज दिए। अली भाई ग्रुप में लिंक भेज दिए। अच्छा बच्चों, हम कर रहे हैं जी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, और आई थिंक हम यहां पे थे, एक्शन और रिएक्शन। ठीक है उमर, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। रॉकेट के अंदर एक्शन क्या होगा? ये जैद को जरा दे दें, ये वाली वर्कबुक। नए वाली नहीं, पुराने वाली। सर नए वाली अभी नहीं देनी। हाँ हाँ, जैद के पास नहीं है, उसको एक कॉपी दे दें पुराने वाली की। ये जो मैंने निकाली हुई है, ये वाली। हाँ जी उमर, रॉकेट के अंदर एक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, जल्दी से बताओ। हाँ, जो गैस ब्लो करेगा वो एक्शन होगा, और जो रॉकेट ऊपर उड़ेगा वो क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो बच्चों रॉकेट के अंदर एक्शन क्या होगा? बेटा बच्चों ने इशाल इशाल, रॉकेट में क्या होगा एक्शन, जल्दी से बताओ। फोर्स ऑन द जेट ऑफ गैस ना, और ये डाउनवर्ड्स होती है। फोर्स ऑन द जेट ऑफ गैस दैट इज डाउनवर्ड्स इज एक्शन। और कासिम रिएक्शन क्या होगा? Sir, the force in the hot gases on the rocket हाँ, द material. फोर्स। बच्चों मैंने फिजिकल वाले बच्चों को उनके टेस्ट वापस कर दिए हैं। आप लोगों को मैं ऑनलाइन पे ड्राइव बना के आज भेज दूंगा। तो टेस्ट मैंने फिजिकल वाले बच्चों को वापस कर दिए हैं, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको मैं शाम को भेज दूंगा। अच्छा, द फोर्स ऑफ जेट ऑफ गैस ऑन द रॉकेट, ऑन द रॉकेट। मुहिब, रॉकेट में एक्शन रिएक्शन पेयर जल्दी से बताओ। जो हवा के ऊपर या गैस के ऊपर फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, वो होगा एक्शन, और जो हवा फोर्स लगाएगी रॉकेट के ऊपर वो क्या होगा, रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, अब आगे आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखो। सब लोगों ने निकाला हुआ क्वेश्चन नंबर 3? ये निकालने में ट्रबल आ रही है? पेज नंबर बता दूं? बेटा ये सेकंड लास्ट पेज है। सेकंड लास्ट पेज पे चले जाएं। ये सेकंड लास्ट पेज है, जो मैंने वर्कबुक आपको दी है उसका सेकंड लास्ट पेज। आई थिंक आपको रॉन्ग वर्कबुक मिल गई है ना? मैं खुद आके देता हूं। अली भाई की पे काटेंगे। अली भाई बस कट लगाते हैं आपकी पे का। सर जी अब ये 100 100 रुपए के हिसाब से कटेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ये अच्छा, ये देखिए आपके पास, ठीक है जी जी। आप इसके आखिरी पेज पे चली गए। ठीक है, बाकी सबके पास है। आज बच्चा 100 रुपए का काट करने निकाल हमारे पास है। ठीक है, अच्छा आखिरी पेज पे चले जाओ, और क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक आपने निकाला हुआ है। अच्छा इसको जरा पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है, मैं आपके साथ मिलके पढ़ता हूँ। अप्लाई न्यूटन्स फर्स्ट और सेकंड लॉ। एग्जामिनर कह रहा है कि आप खुद डिसाइड करो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है या फिर सेकंड लॉ अप्लाई करना है। विच एवर इज रेलिवेंट ऑन द फॉलोइंग्स। अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, जिसको आंसर आता है हैंड रेज करो। आपने बताना है कि अगर हम एक बुक को टेबल पे रखते हैं तो उस पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा या न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई होगा। मुहिब से नहीं पूछ रहा, मुहिब हर वक्त आंसर करता है। कोई और बच्चा, कोई और बच्चा बताएं बेटा। हाँ जी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कौन सा अप्लाई होगा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, बिकॉज देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स, बिकॉज देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स। तो अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, अगर आपसे पूछें कि न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंगली आप इसको एक्सप्लेन करें तो आप कहेंगे वेट ऑफ द बुक इज बैलेंस्ड विद द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, हेंस नो अनबैलेंस फोर्स, नो रिजल्टेंट फोर्स, दैट्स व्हाई द बुक इज मेंटेनिंग इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। बात समझ आ गई? तो हम इसको यूं लिखेंगे, सिंस, सिंस थोड़ा तेज लिखना है, weight of the book, since weight of the book, since weight of the book is balanced by, राजा साहब बताओ क्या लिखना है यहां पे? हाँ, since weight of the book is balanced by the normal reaction force,
by the normal reaction force, क्या लिखेंगे? हेंस रिजल्टेंट फोर्स होगी या नहीं होगी? हेंस नो रिजल्टेंट फोर्स, हेंस नो रिजल्टेंट और नेट फोर्स. दैट्स वाई द बुक, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं? अपनी स्टेट को मेंटेन करना, चाहे रेस्ट हो चाहे मोशन हो. दैट्स वाई द बुक is maintaining that's why the book is maintaining its state of dash. फिल करो, क्या लिखना है यहां पे? स्टेट ऑफ रेस्ट. स्टेट ऑफ रेस्ट. बेटा इनर्शिया जो है ना वो स्टेट नहीं होती, इनर्शिया कहते हैं स्टेट के मेंटेन करने को. ठीक है ना? अच्छा आप नीचे आ जाएं. नंबर 2. हाँ हाँ ठीक है. नंबर 2 का आंसर सोच लो. नंबर 2 का आंसर पहले खुद सोच लो. ठीक है पूछूंगा. बेटा व्हाट इज योर नेम? दानियाल. दानियाल आप बताओ नंबर 2 पे क्या लिखना है? फर्स्ट लॉ. और वो कैसे अप्लाई होगा? सिंस इट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन with constant speed, hence no change of direction or speed. That's why it is according to Newton's first law of motion. तो इस पे कौन सा अप्लाई होगा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अच्छा अब मुझे बताएं इस कार पे फोर्सेस कौन सी हैं? एक तो उस पे ड्राइविंग फोर्स होगी, दूसरा क्या होगी? एयर रेजिस्टेंस, रोड फ्रिक्शन. तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ड्राइविंग फोर्सेस आर बैलेंस्ड विद द रेजिस्टिव फोर्सेस, हेंस नो नेट फोर्स. दैट्स व्हाई द कार इज मेंटेनिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन. तो हम यू लिखेंगे, ड्राइविंग फोर्स ऑन द कार is balanced. Driving force on the car is balanced with. समझ बेटा, अली भाई बच्चे को जगह दें और बच्चे को वर्कशीट भी दें, फिर आपको 500 एक्स्ट्रा मिलेगा जो आपने 200 कम करवा दिया था. आपको पता है सजाद भाई मुझे उधार देते थे. सजाद भाई इनसे पहले मेरे असिस्टेंट थे. तुम लोगों ने देखे हुए या नहीं देखे हुए? देखे हुए ना, वो जो लैब में होते हैं वो मुझे उधार भी देते थे, पे भी नहीं लेते थे. अली भाई देखें, मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूं, आप देख लें. ड्राइविंग फोर्स ऑन द कार is balanced with the resistive forces, hence इन बच्चों को वर्कबुक दे देना जो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस वाली अगर है तो. अच्छा, hence no net force, that's why there is no change of dash और dash. क्या ख्याल है? दो चीजें क्या लिखने हैं? there is no change of speed और डायरेक्शन. अच्छा बच्चों आप ये बताओ, इशाल बेटा अगर आप बताएं, अ कार इज स्पीडिंग अप, कौन सा अप्लाई होगा? न्यूटन फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ? न्यूटन सेकंड लॉ. मुहिब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? अ कार इज स्पीडिंग अप. ड्राइविंग फोर्स इज बिगर देन द रेजिस्टिव फोर्सेस, क्या लिखेंगे? ड्राइविंग फोर्स. देखें गाड़ी तेज हो रही है, जैद क्या कहते हो? अगर गाड़ी तेज हो रही है तो फोर्सेस क्या होंगी? ड्राइविंग फोर्स इज बिगर देन द रेजिस्टिव फोर्सेस. तो लिखते हैं अ कार इज स्पीडिंग अप. लिखें ड्राइविंग फोर्स. कैसे पता चला? क्योंकि एक्सलेरेट तो तभी कर सकती है ना जब फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा होगी. ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन द रेजिस्टिव फोर्सेस. Driving force is greater than the resistive forces, hence the net force is, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, the net force is in the direction of motion या against the motion? The net force is in the direction of motion.
in the direction of motion that is causing the acceleration, that is causing the एक्सेलरेशन। अच्छा, क्विक आंसर इस पे कौन सा अप्लाई हुआ है? न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ? फर्ज करें अगर एग्जामिनर पूछ ले कि दिस वाज अकॉर्डिंग टू न्यूटन का कौन सा लॉ, जल्दी से बताओ। न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि जब अनबैलेंस फोर्स होगी तो मोशन चेंज होगा। क्लियर यहां तक? अच्छा, सर अब आप ये वाला फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी जी बेटा कर सकते हैं। देखें, एक कार तेज हो रही है, आप मुझे बताएं जब एक गाड़ी तेज होती है तो उसके तेज होने की वजह क्या हो सकती है? गाड़ी के तेज होने की वजह यह होती है कि ड्राइविंग फोर्स जो है वो रेजिस्टिव फोर्सेस से क्या होगी? बड़ी होगी। तो अनबैलेंस फोर्स हो गई ना। तो जब अनबैलेंस फोर्स होती है वो कौन सा होता है? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मनाहिल बेटा आप क्या पूछना चाह रही हैं? आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सेकंड के डायरेक्शन ऑफ मोशन हाँ मैं मनाहिल, फिर मैं कर से सकता हूँ। मनाहिल 1 सेकेंड। देखें, न्यूटन के 3 लॉज हैं। पहला लॉ बताता है आपको कि अनबैलेंस फोर्स ना हो तो स्टेट मेंटेन होती है। पहला लॉ क्या बताता है? अगर अनबैलेंस फोर्स ना हो तो स्टेट क्या होती है? मेंटेन होती है। दूसरा लॉ क्या बताता है? एक्सलरेशन। एक्सलरेशन 3 तरह का हो सकता है, क्या क्या? डायरेक्शन का चेंज, स्लो होना या तेज होना। डायरेक्शन का चेंज, स्लो होना या तेज होना, कौन सा लॉ होगा? सेकेंड लॉ। और एक्शन रिएक्शन क्या होगा? थर्ड लॉ। तो मनाहिल आपने यूं सोचना है, जहां पे होगा एक्शन और रिएक्शन न्यूटन का थर्ड लॉ, जहां पे चेंज नहीं हो रहा वहां पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और जहां पे डायरेक्शन या स्पीड चेंज हो रही है वहां पे कौन सा अप्लाई होगा? न्यूटन का सेकेंड लॉ। अच्छा मनाहिल, अब आप जरा ये देखें, नंबर 4 में क्या कहा हुआ है? अ मूविंग कार ब्रेकिंग, कौन सा लॉ अप्लाई होगा? फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? न्यूटन का सेकेंड लॉ। वजह कैसे पता चला? बिकॉज द स्पीड इज स्लोइंग डाउन। तो इस पे ज्यादा कुछ ना लिखो, बस लिख दो न्यूटन सेकेंड लॉ। जी जी बेटा। बेटा इस पे सिर्फ एक ही चीज लिखनी है, न्यूटन सेकेंड लॉ। मनाहिल आप मुझे बताएंगे मुझे कैसे पता चला कि इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई होगा? जल्दी से बताएं। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मनाहिल मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस क्वेश्चन पे नंबर 4 पे मुझे कैसे पता चल रहा है कि इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई होगा? मैंने कैसे जज किया है कि इट्स न्यूटन सेकेंड लॉ? क्योंकि यहाँ पे कार इज डिसेलरेटिंग क्योंकि इट्स डीसल ब्रेकिंग। जी जी, ब्रेकिंग या डीसलरेटिंग। अच्छा मनाहिल मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बता दीजिए, जहां पे एक्शन और रिएक्शन होगा वहां पे न्यूटन का कौन सा लॉ अप्लाई होगा? थर्ड। थर्ड लॉ। जहां पे कोई चीज चेंज नहीं हो रही, कोई चीज अपनी स्टेट को मेंटेन कर रही है, वहां पे कौन सा अप्लाई होगा? फर्स्ट। फर्स्ट लॉ। जहां पे ब्रेक लगेगी, एक्सलरेशन होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, वहां पे कौन सा अप्लाई होगा? न्यूटन सेकेंड लॉ। क्लियर सेकंड यहां लॉ। तक? अच्छा, अ जी। कार ब्रेकिंग, अगर इसमें आप फोर्सेस का लिख दो तो क्या लिखोगे? मेरे ख्याल से आपको लिखना चाहिए ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स will be dash then ड्राइविंग फोर्स। क्या ख्याल है, जब ब्रेक लगती है तो ब्रेकिंग फोर्स क्या होती है? ग्रेटर। हाँ, ब्रेकिंग फोर्स विल बी ग्रेटर देन द ड्राइविंग फोर्स। कोई कंफ्यूजन इसमें? नेट नहीं। फोर्स, नेट फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन या अगेंस्ट द मोशन? डायरेक्शन ऑफ मोशन। नहीं बेटा, ब्रेकिंग फोर्स बड़ी है, ब्रेकिंग फोर्स अपोज करती है ना। तो नेट फोर्स विल बी अगेंस्ट या अपोजिट टू द मोशन that is causing acceleration या deceleration? डिसेलरेशन। जी बेटा, that is causing deceleration according to which law of Newton? सेकंड। जी जी, according to Newton's second law, according to Newton's second law। नंबर 5 देखो जरा, अ मूविंग कार एक्सलरेटिंग, इसका मैं नहीं लिखवा रहा, आप खुद लिख लेंगे। स्पीडिंग अप, समझ आ गई बात? ये आप खुद लिख लेंगे। डन विद दैट। अब अली भाई सब बच्चों को आज वाली वर्कबुक दे दें जल्दी से। जी जी बेटा आप बताएं। सर वो नेट फोर्स ने बोला दफा जो ग्रेटर फोर्स होता है उसको नेट फोर्स। बिल्कुल बिल्कुल, जो ग्रेटर फोर्स होगी वही नेट फोर्स होगी।
बच्चों आपको नोट्स दे रहे हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन वाले बच्चों ने प्रिंट करने थे, तो उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये हैं जी नोट्स, और ये अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हेडिंग जरा पढ़ लो, टॉपिक क्या है। मनाइल आप अपना क्वेश्चन पूछ लें बेटा। सर वो पहले का हुआ था रेज। ठीक है। अच्छा मनाइल, मैं ग्रुप के अंदर ना ये नोट्स भेजता होता हूँ, तो आपने जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, आपने ये क्लास से पहले प्रिंट करने होते हैं, ठीक है। ये मैं वीकेंड पे भेज देता होता हूँ। आई थिंक ये मैंने काफी पहले आपको बता दिया था, जब बच्चे ने मुझसे पूछा था कि ऑनलाइन या फिजिकल, याद है ना। अच्छा, ये वही सर वाली बात बुक है। अच्छा, अब ऊपर टॉपिक क्या लिखा हुआ है, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एंड ब्रेकिंग ऑफ व्हीकल्स। ब्रेकिंग ऑफ व्हीकल्स ऑल्दो जीसीएसई के सिलेबस में है, लेकिन करने में कोई हर्ज नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा। टेक द फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स। आपने वो फैक्टर बताना है जिसपे फ्रिक्शन डिपेंड करती है। फ्रिक्शन क्या होती है, अपोजिंग फोर्स, फोर्स अपोजिंग द मोशन। क्रॉस द वंस ऑन विच फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड। मैं पूछता हूं, आप बताते जाएं। रफनेस ऑफ सरफेसेस बीइंग इन कांटेक्ट, इस पे फ्रिक्शन डिपेंड करती है या नहीं करती। पहला फैक्टर क्या बताया हुआ है, रफनेस ऑफ द सरफेसेस। बेटा व्हाइट बोर्ड आपके लिए विजिबल है, आप रीड कर पा रहे हैं ना। अली भाई, आपके लिए ये जो लिखा हुआ है ये रीडेबल है या नहीं है, अच्छी तरह से ना। चलें। अच्छा बेटा, पहला सवाल, बेटा आप सामने देखें, आपका क्या नाम है। अच्छा, पहला सवाल, वो कह रहे हैं क्या फ्रिक्शन रफनेस ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड करती है या नहीं करती। टेक या क्रॉस, जल्दी बताओ। टेक लगेगा, बिल्कुल डिपेंड करती है। कोई कंफ्यूजन इसमें, आगे चले जाओ। नंबर 2, क्या फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करती है या नहीं करती। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है कि कितना हार्ड प्रेस कर रहे हैं, इस पे भी टेक लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे बिल्कुल डिपेंड करती है। जी मैं कर दूंगा। देखें, आपसे पूछ रहे हैं कि फ्रिक्शन के फैक्टर्स बताओ, फ्रिक्शन किस किस चीज पे डिपेंड करती है। आपका क्या ख्याल है, जहां पे स्मूथ रोड होगी और रफ रोड होगी, फ्रिक्शन कहां पे ज्यादा होगी, रफ रोड के ऊपर। तो पहला फैक्टर था रफनेस, समझ आ गई बात। जितना जगह रफ होगी उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगी। दूसरा फैक्टर है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उर्दू में हम कहते हैं वजन, कहते हैं या नहीं कहते। बताओ इंग्लिश में इसको हम वेट कहते हैं या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। फर्ज करें हम अपनी डेली लाइफ में जब कहते हैं वजन, वजन पड़ रहा है, तो उर्दू में जिसको हम कहते हैं वजन पड़ना, इट्स वेट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। समझ आ रही है बात। फर्ज करें अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वुडन पीस के ऊपर मेरा कितना वजन पड़ रहा है, तो मैं वेट की बात कर रहा हूं या नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूं। मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूं। अगर फर्ज करें मैं इस पे जंप करता हूं, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो फ्रिक्शन वेट पे डिपेंड करती है या नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है। फ्रिक्शन डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पे। बात समझ आ रही है। अगर आप फर्ज करें मैं यहां पे हूं, ठीक है, बताओ ग्राउंड के ऊपर मेरा वेट एक्ट कर रहा है या नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। नहीं, वेट एक्ट नहीं कर रहा। मेरी बात सुनो, मेरा जो वेट है वो अर्थ का पुल है मेरे ऊपर। मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूं, फर्ज करें अगर मैं ग्राउंड पे हूं, मेरी वजह से जो ग्राउंड पे फोर्स लग रही है, इट इज द वेट और द नॉर्मल रिएक्शन। वो वेट नहीं है, वो नॉर्मल रिएक्शन है, ये आपने याद रखना है। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं। फर्ज करें दो बच्चे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। फर्ज करें दो बच्चे हैं और उन दोनों बच्चों ने एक सर्टेन क्वेश्चन का आंसर किया हुआ है, ये जरा आप बोर्ड पे देखते रहें। फर्ज करें एक बॉक्स के ऊपर हमने एक बॉल रखी हुई है, बोर्ड पे फोकस करना है। अब दो बच्चों ने फोर्सेस बनाई हुई है। एक बच्चे ने ये कहा है कि बॉल का वेट टेबल पे एक्ट करेगा। एक बच्चे ने क्या कहा कि बॉल का वेट किस पे एक्ट करेगा, टेबल पे या बॉक्स पे। एक बच्चे ने कहा नहीं, जो फोर्स टेबल पे लगेगी वो वेट नहीं है, इट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। आपका क्या ख्याल है इन दोनों बच्चों में से हु इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। तो मैं आपको बता देता हूं, it's not weight, it is a normal reaction force. So when you are standing on a surface, the force that you are exerting on the surface is the normal reaction force, it is not the weight. मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जमीन पे जंप करूं मेरा वेट चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ना। लेकिन जमीन पे फोर्स चेंज हो जाएगी, वो कौन सी फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर मैं फुटबॉल जमीन पे रख दूं और फुटबॉल को जमीन पे जोर से मारूं, दोनों केसेस में जमीन पे फोर्स चेंज होगी या नहीं होगी, चेंज हो जाएगी ना।
अगर वो वेट होता तो कभी चेंज ना होता. सो द फोर्स दैट वी एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. बात समझ आ गई? फर्ज करें एक कार, मैं बताता हूं, एक कार चल रही है रोड के ऊपर. रोड पे कार की वजह से जो फोर्स होगी, इट इज द वेट और द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. इट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. ये बात याद रखनी है. हाँ, जनरली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वेट के इक्वल होती है जनरली, लेकिन चेंज भी हो सकती है. आपका कोई क्वेश्चन था? हाँ हाँ, बिल्कुल डिपेंड करता है. अगर किसी चीज का वेट ज्यादा होता जाएगा तो उसकी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी ज्यादा होती जाएगी. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लैट सरफेस पे रख देते हैं तो उसका वेट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के इक्वल होगा. लेकिन अगर हम उस चीज को उठा के जमीन पे जोर से मारते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वेट से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. लेकिन जमीन पे लगता क्या है, वेट या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? जमीन पे जो फोर्स लगती है दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. बेटा बात समझ आ गई? तो अगर आप उसको वेट समझते हैं तो इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. फिर वो वेट के इक्वल होगा, वेट नहीं होगा. फर्ज करें अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूं और कुछ नहीं कर रहा, तो जमीन पे जो फोर्स लगेगी वो मेरा वेट होगा या वेट के इक्वल होगा? वेट के इक्वल होगा. होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, लेकिन वेट के उस वक्त इक्वल हो जाएगा. दोनों में डिफरेंस ये है कि वेट होता है जमीन का पुल हमारे ऊपर, लेकिन हम जो फोर्स लगाते हैं जमीन पे वो वेट नहीं होता. सो व्हेन यू कीप समथिंग ऑन द ग्राउंड, इट्स नॉट द वेट, इट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. बात समझ आ गई? अच्छा, अब वेट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को डिफरेंशिएट कर लेते हैं. थोड़ा सा इस बात को भी समझ लो. फर्ज करें वेट में और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में क्या फर्क है. आप इसमें हो रहे हैं कंफ्यूज, बोर्ड पे देखते रहो. सो वी वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. मैं थोड़ा सा स्लो होके समझा देता हूं. फर्ज करें ये है हमारे पास जमीन और मैंने दोबारा अर्थ को दोबारा बना दी. आप जरा बोर्ड पे फोकस करके रखें. फर्ज करें एक चीज है वो जमीन के टुवर्ड्स गिर रही है, फॉल कर रही है. मुझे बताएं ये बॉल जो अर्थ के टुवर्ड्स फॉल कर रही है, इसका वेट होगा या नहीं होगा? क्विक आंसर. वेट होगा. वेट इज ऑलवेज देयर ना. इसका वेट होगा. अब जितने फोर्स के साथ अर्थ इस ऑब्जेक्ट को पुल करेगी, उतनी फोर्स के साथ अर्थ को ये ऑब्जेक्ट भी पुल करेगा. वेट इज द पुल ऑफ द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर. अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर, और उसमें कांटेक्ट कंपल्सरी नहीं होता. मुझे एक बात बताओ, ये जो बॉल है, हाँ जी हाँ जी, ये जो बॉल है इसका ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है या नहीं है? नहीं है ना. तो एक चीज हवा में भी गिर रही है तो उसका भी वेट होगा. वेट होगा क्या? पुल ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. क्लियर? अच्छा, तो ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को वापस पुल करेगा उतनी ही फोर्स के साथ. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. हमारा वेट क्या होता है? अर्थ में पुल करता है अपने सेंटर की तरफ, और हम भी अर्थ के सेंटर को उतनी फोर्स के साथ वापस पुल करते हैं. कोई कंफ्यूजन इसमें? अगर मेरा वेट है 600 न्यूटन, तो जब मैं हवा में गिर रहा हूंगा तब भी कितना होगा? 600 न्यूटन. और 600 न्यूटन के साथ मैं अर्थ के सेंटर को भी अपने टुवर्ड्स पुल करूंगा. तो हर चीज को अर्थ का सेंटर अपनी तरफ पुल करेगा और हर चीज अर्थ के सेंटर को अपनी तरफ पुल करेगी. वो क्या हो गया? वेट. कोई कंफ्यूजन इसमें? अब हम इस बॉल को अर्थ के ऊपर यूं रख देते हैं. आपने अच्छा सा फोकस करना है, ठीक है? अब बताओ अभी इसका वेट होगा या नहीं होगा? क्विक आंसर. अभी भी इसका वेट होगा. अभी भी इसका वेट होगा. और किस तरफ होगा? अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स. थोड़ा सा वेट करना है. ये W. अच्छा, अर्थ का सेंटर इसको पुल कर रहा है. क्या ये अर्थ के सेंटर को वापस पुल करेगा या नहीं करेगा? ये भी वापस पुल करेगा. और कितनी फोर्स के साथ? उतनी ही फोर्स के साथ. नाउ व्हाट अबाउट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? अब क्योंकि आपने इसको जमीन के ऊपर रख दिया है, तो अब ये अर्थ की सरफेस को पुश भी करेगा. अब अर्थ की सरफेस को जो पुश करेगा, जो इसका पुश होगा, उसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. उसको N से रिप्रेजेंट करते हैं. और क्यों क्यों पुश कर रहे हैं? क्योंकि अर्थ का सेंटर इस ऑब्जेक्ट को जब अपनी तरफ पुल करेगा तो सरफेस इसको स्टॉप करेगी. तो ये सरफेस को क्या करेगा? पुश करेगा. तो जितनी फोर्स के साथ ये सरफेस को पुश करेगा, सरफेस भी इसको वापस पुश करेगी उतनी फोर्स के साथ. अब आपने कंफ्यूज नहीं होना. मुझे बताओ कि फिगर 1 के अंदर और फिगर 2 के अंदर आप क्या डिफरेंस ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? फिगर 1 के अंदर जो फुटबॉल है या जो बॉल है, वो ग्राउंड को टच नहीं कर रही, वो हवा में गिर रही है.
तो उसका वेट एक्ट कर रहे हैं, उसका वेट क्या है, अर्थ उसको पुल कर रही है अपने सेंटर के टुवर्ड्स, और वो अर्थ को पुल कर रही है अपने टुवर्ड्स अर्थ के सेंटर को। जब हमने उसी बॉल को ग्राउंड पे रख दिया तो दो और फोर्सेस डिवेल्प हो गई। कौन सी दो और फोर्सेस? वेट इज ऑलरेडी देयर, वेट इज ऑलरेडी देयर। जमीन के ऊपर जो पुश होता है वो वेट नहीं होता, वो क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जनरली वेट के इक्वल होता है। मैं जनरली कह रहा हूं, ऑलवेज नहीं कह रहा। बेटा आप समझ आ गई? तो जमीन के ऊपर जो हमारी फोर्स लगती है वो हमारा वेट नहीं होता, वेट एक पुलिंग फोर्स होती है, वो पुश होता है। मुझे आप ये बताएं, जब आप ग्राउंड पे स्टैंड करते हैं, आप ग्राउंड को पुश करते हैं या पुल करते हैं? वेट पुल होता है, वेट इज द पुलिंग फोर्स। बात समझ आ गई? तो अब अगर आपसे कहा जाए कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को डिफरेंशिएट करें, तो वेट को हम क्या कहेंगे? इट इज द पुल ऑफ द अर्थ ऑन एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है? और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा? when something is in contact with a surface, it pushes the surface. That push is called normal reaction force. फर्ज करें मैं इस दीवार को पुश करता हूं, क्या नाम होगा इस फोर्स का? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। मैं ग्राउंड पे हूं तब भी क्या फोर्स होगी? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये लैपटॉप टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो टेबल पे जो फोर्स लगाएगा उसका क्या नाम होगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सो इफ यू थिंक कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्ट्स ऑन अ सरफेस, तो इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। क्लियर बात? कोई कंफ्यूजन अब? अच्छा, अब आगे आ गए। तो जिसको हम उर्दू में वजन कहते हैं, वो वेट होता है या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है? वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है। वजन पड़ रहा है, वजन पड़ना इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा, अब फ्रिक्शन के फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या हो गया? रफनेस ऑफ द सरफेसेस बीइंग इन कांटेक्ट। बात समझ आ गई? दूसरा फैक्टर, कितना वजन पड़ रहा है। वजन पड़ने को क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को वेट की तरह सोच सकते हैं, लेकिन वेट नहीं होता। ठीक कासिम, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नंबर 3, क्या फ्रिक्शन स्पीड ऑफ मोशन पे डिपेंड करती है या नहीं करती? फॉर एग्जांपल, अगर मैं गाड़ी को तेज चलाता हूं तो फ्रिक्शन जो है स्पीड के साथ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? कॉमन मिसकॉन्सेप्शन इज बढ़ेगी, लेकिन एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था मोंटोन, MONTON। उसने फ्रिक्शन पे रिसर्च की थी। अगर आपने उसकी रिसर्च पढ़नी है तो आपको गूगल पे या वैसे मिल जाएगी। बंदे का नाम क्या था? मोंटोन। उस MONTON, अब क्यों रखा था ये नाम मुझे नहीं पता। उसने फ्रिक्शन पे रिसर्च की थी और उसने कुछ फैक्टर्स डिस्कवर किए थे, स्पीड को बढ़ाने से फ्रिक्शन नहीं बढ़ती। ठीक है? अब आप कहेंगे फिर गाड़ी को तेज चलाने से टायर बर्न क्यों कर जाते हैं? पूछोगे या नहीं पूछोगे? फर्ज करें अगर मैं ये कहूं कि गाड़ी को तेज करने से फ्रिक्शन नहीं बढ़ती, आप मुझसे पूछें क्यों, तो मैं आपको कहूंगा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया हुआ है। फिर आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि जब हम गाड़ी को तेज चलाते हैं तो टायर बर्न कर जाते हैं। फर्ज करें अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो टायर बर्न करते हैं या नहीं करते? टायर्स के बर्न करने की रीजन फ्रिक्शन का इंक्रीज नहीं होता। आप मुझे ये बताएं, जब आप गाड़ी को तेज चलाएंगे तो पर सेकंड उसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वर्क ज्यादा हो जाएगा, और जो वर्क होता है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो टायर्स का जो बर्निंग होता है वो स्पीड की वजह से होता है, फ्रिक्शन नहीं बढ़ती। सो इफ यू थिंक कि स्पीड को बढ़ाने से फ्रिक्शन बढ़ जाती है, तो इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। सो एयर रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द स्पीड, रोड फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड। इसको अच्छी तरह याद रखना है, पेपर में कई बार आ चुका है। एयर रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द स्पीड, रोड फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड। कासिम याद रहेगा? हवा की रेजिस्टेंस स्पीड पे डिपेंड करेगी, रोड की फ्रिक्शन स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इसको क्रॉस कर दो। कर दिया बेटा? जो रोड की फ्रिक्शन होती है वो स्पीड डिपेंडेंट नहीं होती। क्या चीज? वो वेट पे इसलिए डिपेंड करेगी कि वेट को बढ़ाने से नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा। देखो, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा? नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द वेट, यस और नो। फर्ज करें अगर हम वेट को ज्यादा करते हैं तो नंबर 2 वाला फैक्टर ज्यादा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा ना। अच्छा, अब आप आ जाए नंबर 4 पे। एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाने से फ्रिक्शन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? यस और नो? इट्स एन अदर मिसकॉन्सेप्शन। एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाने से एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। फ्रिक्शन अगर आप समझते हैं कि बढ़ जाती है तो इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इस पे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। सो एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव किया है कि अगर वेट को सेम रखा जाए तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाने से फ्रिक्शन नहीं बढ़ती। ठीक है? ये हमारे लिए स्ट्रेंज है, ये हमारी कॉमन सेंस के साथ मैच नहीं कर रहा। समझ आ रही है बात? तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाने से फ्रिक्शन नहीं बढ़ती। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं रोड फ्रिक्शन के फैक्टर्स। नंबर 1,
रफनेस को बढ़ाने से फ्रिक्शन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? रफनेस को बढ़ाने से बढ़ेगी। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ जाएगी। गाड़ी की स्पीड तेज करने से फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगी। तो गाड़ी की स्पीड तेज करने से फिर टायर बर्न क्यों कर जाते हैं? स्पीड इटसेल्फ इज अ फैक्टर। स्पीड इटसेल्फ इज अ फैक्टर। फ्रिक्शन नहीं बढ़ती। स्पीड के बढ़ने से पावर ज्यादा हो जाती है। पावर डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शन एंड द स्पीड। मैं रिपीट करता हूं, पावर डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शन एंड द स्पीड। जब आप स्पीड को बढ़ाते हैं तो उससे क्या होती है, हीटिंग की जो पावर है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है। स्पीड इटसेल्फ इज अ फैक्टर जो हीटिंग की जो रेट होती है उसको ज्यादा कर देती है। तो फ्रिक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। तो स्पीड को बढ़ाने से फ्रिक्शन इज अनचेंज्ड। चौथा फैक्टर, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। फर्ज करें आपकी गाड़ी का वेट सेम है, आप टायर वाइडर लगाएं या नैरो लगाएं, फ्रिक्शन सेम रहती है। इट्स स्ट्रेंज बट इट्स ट्रू। समझ आ गई बात? आपके लिए स्ट्रेंज हो सकता है, आपकी कॉमन सेंस के अगेंस्ट भी हो सकता है, लेकिन साइंसेस वर्क विद एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन प्रूवन कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाने से फ्रिक्शन नहीं बढ़ती। कोई कंफ्यूजन? अगर मैं फिजिक्स का टीचर ना होता तो आखिरी दो पे मैंने टिक करना था। समझ आ गई बात? और इन सारे फैक्टर्स को रिसर्च किसने किया था? बंदे का नाम लिख लो। हाँ, MONTON। अगर आपने इस पे फर्दर स्टडी करनी है तो आप लिखेंगे मॉन्टोन्स रिसर्च अबाउट फ्रिक्शन। चले जाए आगे। अच्छा, अब आ जाए नंबर 2 पे, आकार। अच्छा, मैं एक बात ये बता दूं, ये जो है ना स्पीड ऑफ मोशन और एरिया ऑफ कांटेक्ट, इसमें कभी कभी जो नए नए टीचर होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब आप मार्क स्कीम देखेंगे तो उसमें क्लियर किया होता है। समझ आ गई बात? फर्ज करें अगर आप नए नए स्टूडेंट हैं या नए नए टीचर हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अभी नहीं होना। अच्छा, नंबर 2 देखो, a car is being driven on a road, what will be the effect of following changes on the road friction? आपसे क्या पूछा हुआ है? आप गाड़ी चला रहे हैं, हम कुछ चीजें चेंज करते हैं, तो आप बताएं कि रोड फ्रिक्शन बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगी? पहला फैक्टर, एडिंग मोर पर्सन इन दी कार। मेरा पहला क्वेश्चन, जब हम गाड़ी में बंदे ज्यादा करेंगे गाड़ी का वेट ज्यादा होगा या नहीं होगा? वेट के ज्यादा होने से कौन सा फैक्टर ज्यादा होगा? ऊपर से देखो जरा। Normal reaction force. जब हरीम, आप क्या पूछना चाह रही हैं बेटा? सर मैंने आपसे पूछना था कि जो फ्रिक्शन है उससे हीट कॉज होती है। बिल्कुल बेटा, फ्रिक्शन से हीट कॉज होती है, लेकिन हीट फ्रिक्शन से कॉज नहीं होती, फ्रिक्शनल वर्क से कॉज होती है। फ्रिक्शनल वर्क डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शन एंड द स्पीड। बेटा ये सुन लो, हीट की अमाउंट कितना होगी, इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, द फ्रिक्शन एंड द स्पीड। अगर फ्रिक्शन ना भी बढ़े तो स्पीड इटसेल्फ इज अ फैक्टर। हीट जो जनरेट होती है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, इट्स बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल वर्क। फ्रिक्शनल वर्क डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शन एंड द स्पीड। आप स्पीड को बढ़ाएंगे तो भी हीट ज्यादा हो जाएगी। तो हीट फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शनल वर्क से? फ्रिक्शनल वर्क से। और फ्रिक्शनल वर्क कौन से दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन के ऊपर और स्पीड के ऊपर। आगे समझ? अच्छा, अब यहां पे आ जाएं। अगर हम बंदे ज्यादा करते हैं तो मुझे बताएं, बंदे ज्यादा करने से उन 4 फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर चेंज होगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो लिखो कि पहला 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 सेंटेंस, फ्रिक्शन विल इंक्रीज। फिर रीजन भी बताएंगे ना। फ्रिक्शन विल इंक्रीज, गाड़ी में बंदे ज्यादा करोगे फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, फ्रिक्शन विल इंक्रीज। लिखो कि मोर पर्सन्स जब ज्यादा बंदे होंगे, मोर पर्सन्स विल इंक्रीज द वेट। तो फ्रिक्शन डायरेक्टली वेट पे डिपेंड करती है या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे। अच्छा, आप में से किस किस बच्चे ने वेल ऑफ डेथ होता है, वॉल ऑफ डेथ होता है? वेल ऑफ डेथ होता है ना वो, जिसमें स्कूटर चलाते हैं दीवारों के ऊपर, क्या कहते हैं उसको? मौत का कुआं या वेल ऑफ डेथ? आप में से किस किस बच्चे ने देखा हुआ है? अच्छा, मेरा एक सवाल है, मुझे बताओ कि जब गाड़ी की स्पीड तेज होती है वो नहीं गिरती, जब स्लो होती है वो गिर जाती है, बताओ क्यों? क्योंकि जब गाड़ी, मेरा सवाल, गाड़ी या बाइक कब गिरेगी? जब स्लो चलाओगे या तेज चलाओगे? स्लो चलाओगे। स्लो चलाने से क्यों गिर जाएगी? क्योंकि जब आप स्लो चलाते हो फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन कम हो जाती है। फ्रिक्शन आपकी गाड़ी को होल्ड करती है। समझ आ रही है बात? जब आप गाड़ी को तेज चलाते हैं तो क्या होता है, गाड़ी को तेज चलाने से वॉल्स के अगेंस्ट जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो क्या हो जाती है, ज्यादा। तो वहां पे वेट का कोई रोल नहीं है। वहां पे क्या होगा, गाड़ी तो हॉरिजॉन्टली चल रही है ना, वॉल्स के ऊपर चल रही है, वेट किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। जब आप गाड़ी को तेज चलाएंगे तो उसका वॉल्स के अगेंस्ट जो प्रेस है वो ज्यादा हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ जाती है। समझ आ रही है बात? तो वहां पे ये चीज अप्लाई हो रही है।
तो फ्रिक्शन विल इंक्रीज, मोर पर्सन विल इंक्रीज द वेट, that will result in increase of dash. इस डैश पे मैंने क्या लिखना है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट का डिफरेंस समझ आ गया? मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं इस चेयर पे बैठा हूं, चेयर पे क्या एक्ट कर रहा है, मेरा वेट या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और मेरा जो वेट है वो किस पे एक्ट कर रहा है? वो मेरे ऊपर एक्ट कर रहा है, जमीन मुझे पुल कर रही है। लेकिन जो मैं चेयर पे लगा रहा हूं वो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा, अब नंबर 2 पे आ जाएं। नंबर 2 देखो, रिप्लेसिंग नैरो टायर्स with wider tires, keeping the weight of the vehicle and surface of tires same. इसका आंसर आप खुद बताएंगे। हाँ जी, क्या ख्याल है? रिप्लेसिंग नैरो टायर्स विद वाइडर टायर्स, वेट हमने सेम रखा हुआ है और सरफेस भी सेम रखी हुई है, तो बताओ फ्रिक्शन चेंज होगी या नहीं होगी? पहले आपके पास थे चौड़े टायर, उसकी जगह आपने कौन से टायर लगा दिए? नैरो टायर। सरफेस सेम है, वेट भी सेम है, तो फ्रिक्शन चेंज होगी या नहीं होगी? आपने सिर्फ एरिया चेंज किया है, फ्रिक्शन नहीं बेटा, नहीं होगी चेंज। ऊपर से जरा देखो, एरिया पे फ्रिक्शन डिपेंड करती है या नहीं करती? बेटा फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नैरो टायर लेके आ जाएंगे तो फ्रिक्शन अनचेंज होगी। बेटा समझ आ गई बात? इसका आंसर लिखो, लिखो कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड, friction does not depend on the area of contact, जो कि अगर मैं फिजिक्स टीचर ना होता तो मेरे लिए भी स्ट्रेन था। ठीक है ना? फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट provided that dash and dash are same. ये फिल करो, friction does not depend on the area of contact provided that dash and dash are same. Provided that the normal reaction force, उसको आप वेट भी कह सकते हैं, अपनी कॉमन लैंग्वेज में आप उसको क्या कह सकते हैं? अच्छा, अगर कोई बच्चा ओ लेवल के सिलेबस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जगह वेट यूज करे, नंबर नहीं करते। सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट अल्टरनेटली आप यूज कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? क्योंकि उसके बढ़ने से वो भी तो बढ़ता है ना। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट वेट एंड रफनेस ऑफ सरफेस, समझ आ रही है बात? रफनेस ऑफ सरफेस आर सेम। अब सेंटेंस एक बार पढ़ लो, फ्रिक्शन does not depend on the area of contact provided that the weight and the roughness of surface are kept same. तो टायर्स को वाइडर या नैरो करने से फ्रिक्शन चेंज होगी या नहीं होगी? यस और नो? नहीं होगी चेंज। कोई कंफ्यूजन इसमें? नंबर 3, रिप्लेसिंग ओल्ड यूज्ड टायर्स विद ब्रांड न्यू टायर्स, बताओ क्या चेंज हो गया? अच्छा मुझे ये बताओ, पुराने टायर्स और नए टायर्स में से ज्यादा स्मूथ कौन से होंगे? जो एक मिनट थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। जो पुराने टायर होते हैं वो घिसे हुए होते हैं, जब टायर घिस जाते हैं तो वो स्मूथ हो जाते हैं या रफ हो जाते हैं? स्मूथ हो जाते हैं। जो नए वाले टायर होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा रफ होते हैं, उनके ऊपर पैटर्न बने होते हैं। तो एक काम करो, लिखो ओल्ड यूज टायर्स, इसको सर्कल करो, इसके नीचे क्या लिखूं, स्मूथ या रफ? बेटा आप क्या कहते हैं? पुराने टायर स्मूथ होते हैं, घिस गए होते हैं ना, स्मूथ। और जो ब्रांड न्यू टायर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रफ। वेरी गुड बेटा, उनकी ग्रिप ज्यादा होती है। तो इससे फ्रिक्शन चेंज होगी या नहीं होगी? क्या लिखा हुआ है? रिप्लेसिंग ऑल यूज टायर्स विद ब्रांड न्यू टायर्स, फ्रिक्शन विल इंक्रीज बेटा, फ्रिक्शन विल इंक्रीज सिंस, क्या लिखना है इसके आगे? सिंस न्यू टायर्स विल बी rough, since new tires will be rough in comparison to the old ones. कोई कंफ्यूजन है? ये बात समझ आ गई? अगर हम पुराने टायर्स की जगह नए टायर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ज्यादा? ब्रेकिंग भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, रफनेस बढ़ जाएगी। कोई कंफ्यूजन है या क्लियर यहां तक?
समझ आ गई? नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अ यूनिफॉर्म रोड। आप मुझे बता सकते हैं यूनिफॉर्म रोड क्यों कहा हुआ है? जल्दी से बताओ। ताकि सरफेस सेम रहे, ताकि सरफेस सेम रहे। यूनिफॉर्म रोड यानी कि रोड एक जैसी है, आप गाड़ी को तेज कर रहे हैं, तो क्या ख्याल है, गाड़ी को तेज करने से फ्रिक्शन ज्यादा होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। तो गाड़ी के टायर बंद क्यों कर जाते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन जो है, हीट जनरेटेड डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शन एंड द स्पीड। तो फ्रिक्शन सेम रहती है, स्पीड इटसेल्फ इज द फैक्टर। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि फ्रिक्शन विल रिमेन, friction will remain unchanged since friction does not depend, since friction does not depend on the speed। लिख दिया। इसके नीचे अब आपने एक नोट लिखना है कि स्पीड को बढ़ाने से फिर बर्निंग क्यों होती है, वो हमने लिखना है। इसके नीचे नोट लिखो। नोट ये है कि रेट ऑफ हीटिंग, रेट ऑफ हीटिंग कोई चीज बर्न क्यों करती है? क्योंकि हीटिंग का जो रेट है वो चेंज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। रेट ऑफ हीटिंग डिपेंड्स ऑन डैश एंड डैश। मैं बताता हूं मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कितना ज्यादा हीट जनरेट होगी वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। रेट ऑफ हीट जनरेटेड डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। दोज टू फैक्टर्स आर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एंड स्पीड। बेटा स्पीड को बढ़ाने से ना, हाँ हाँ, फ्रिक्शनल वर्क भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने दो ऑप्शन दिए ना। फ्रिक्शनल वर्क डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शन एंड द स्पीड। समझ आ गई बात? बेटा रेट ऑफ हीट किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शनल वर्क पे। और फ्रिक्शनल वर्क किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन के ऊपर और स्पीड के ऊपर। फ्रिक्शन के बढ़ने से भी हीटिंग बढ़ जाती है, स्पीड के बढ़ने से भी हीटिंग बढ़ जाती है। तो फ्रिक्शन ना भी बढ़े तो स्पीड के बढ़ने से क्या हो जाएगी? हीटिंग ज्यादा हो जाएगी। क्लियर यहां तक? अच्छा, इसलिए टायर्स क्या कर जाते हैं? बर्न कर जाते हैं। अच्छा, अब नंबर 5, अगर टाइम है तो। नहीं है, चलो भाग। आज की क्लास में काफी सारी चीजें आपके लिए नई थी जो कि आपके कॉमन सेंस से थोड़ी डिफरेंट जा रही थी। इसको फर्दर स्टडी करना है। शायद आपको कंफ्यूजन तो नहीं लगा ना? आपको समझ आ गई कि वो जो तेज चलाते हैं तो टायर बर्न करते हैं। हम तो यही समझते हैं ना कि फ्रिक्शन बढ़ जाती है। फ्रिक्शन नहीं बढ़ जाती। गाड़ी जब तेज होती है तो फ्रिक्शनल वर्क जो है उसकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जब तेज होगी तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी। जी बेटा आप बताएं। ये अक्टूबर नवंबर का है और हमने सिलेबस बहुत जल्दी करना है। सर अपने सिलेबस करना है 15 सितंबर तक। हमने आपके पेपर से जो नवंबर अक्टूबर का पेपर है उससे एक महीना पहले सिलेबस खत्म करना है। सारी मिल जाएंगी आपको ग्रुप में सारे रिकॉर्डेड लेसन, सारी वर्कशीट्स, सारा कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप ग्रुप में ऐड हो जाएं। आज वाली मिल गई है अली भाई? जो बैलेंस अनबैलेंस वाली वर्कशीट है और नोट्स हैं वो इनको दे दें। जो चीज अवेलेबल है वो दे दें, और बाकी मैं ग्रुप में सारा कुछ आज भेज दूंगा। मैं करा दूंगा ना, वो मेरा काम है ना। हाँ हाँ बेटा, हो जाएगा हो जाएगा। ए स्टार भी आ जाएगा, लेकिन आपने हिम्मत करनी है, आपने फिर काम करना है। वो ओले आदि मैंने ना जूता उतार के मारना है। चेंज ऑफ डायरेक्शन में भी डिपेंड करता है। अच्छा हाँ, बेटा आपका क्या नाम है? एक सेकंड। कल से हम डबल क्लास भी शुरू कर रहे हैं। कल से बल्कि 3 क्लासें हैं, तो अगर आप अवेलेबल हैं तो तीनों लें। एक क्लास तो हम चला रहे हैं ये वाली, कितने बजे? 6 to 6:45। फिर जो बच्चे ज्यादा कॉन्शियस हैं आपकी तरफ, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे ऐड नहीं होंगे, 4:30 to 5:15 एक क्लास शुरू कर देंगे अगर आप अवेलेबल हैं। और सर एक रात क्लास को कर ले रात को भी, प्लीज। एक क्लास रात को भी शुरू कर देंगे। रात वाली क्लास का टाइम लेट होगा, 10 o'clock, 10 या 10:30। वो सर ऑनलाइन। आज होगी। A2 का भी करते हैं, A2 का भी करते हैं। सर ग्रुप में जरा मैसेज कर दें। हाँ मुहिब तुम आओ। डिपेंड करता है चेंज ऑफ डायरेक्शन। रोड फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है रफनेस ऑफ सरफेस के ऊपर, और दूसरा वो डिपेंड करता है वेट या नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। अदर देन दैट किसी केस पे डिपेंड नहीं करता।
ठीक है। हाँ, जब डायरेक्शन चेंज होती है तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। फ्रिक्शन की एक है वैल्यू, एक है डायरेक्शन। जब तुम टर्न लोगे ना तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है सिर्फ दो चीजों पे। कौन सी दो चीजें? कितना रफ है और कितना हैवी है। और हैवी को हम वेट कहते हैं या नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। कल से हम एक्स्ट्रा क्लास पे शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हादी, तुम ओ लेवल की क्लास के साथ बैठे होते हो, तुम हर वक्त भूल जाते हो। अच्छा, तुम्हारा टेस्ट ट्यूसडे को था ना, और हमने सर्कुलर मोशन खत्म कर लिया था, ऐसे ही है। चलें अब हम आगे चलते हैं। अली भाई, ग्रुप में जरा लिंक भेज दिए। सर जो टेस्ट होगा वो हमने आके देना है या आप भेजेंगे ऑनलाइन? बेटा, आपका जो टेस्ट है वो ऑनलाइन भी होगा, फिजिकल भी होगा, जैसे आपका दिल करेगा आप वैसे दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, तो बेसिकली अगर हम ऑनलाइन करना चाहे तो आपको करके भेज दे उसकी बिल्कुल ऐसे स्क्रीनशॉट्स, ही है है। ना? देखें, असल असल पर्पस तो आपको प्रिपेयर करना है ना, बाकी तो सेकेंडरी चीजें हैं, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा अच्छा, ये जब मैं नवंबर सेशन पढ़ा रहा हूँ ओ लेवल को, तो तुमने अभी देखा ना, मैं लिखे लिखे नोट्स पे करा रहा होता हूँ टाइम की वजह से। यार टाइम की वजह से, खुदा के बंदे, टाइम इतना कम होता है नवंबर सेशन में। अगर मैं 10 नोट्स लिखवाऊं तो टाइम का मसला नहीं आ जाएगा। सर आप थोड़ा स्लो लिख सकते हैं, लेकिन आप हाँ। प्लस कंप्लीट कर दें। हाँ, अच्छा, आईडी सर करते हैं। मैं 3 महीने में करवाऊंगा। अच्छा, लिखो जी, मोशन इन अ सर्कल हमारा हो चुका है, लेकिन उसकी मैं एक दो एग्जांपल्स और करवाना चाहूंगा। थोड़ा तेज लिखें, मोशन इन अ सर्कल। वीकेंड पे आप लोगों ने मुझे कहा था कि आप क्लास ना लें, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, लिख दिया मोशन इन अ सर्कल। अच्छा, अब हमने कुछ एग्जांपल्स हैं जो आज करनी है। लिखो एग्जांपल नंबर 1, थोड़ा तेज। सर ऑनलाइन क्लास में रिकॉर्डिंग करते हैं। जी जी बेटा, रिकॉर्डिंग बिल्कुल कर देंगे। एग्जांपल नंबर 1 हो गया।